तीन चार मुद्दों को अगर हम उठाते हैं आज के मोदी जी के भाषण में, देखिए वो सरकारी योजनाओं को गिनाना कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ऊपर निकाल लिया हमने, गांव-गांव में बिजली पहुंचा दी, वो सब तो है। हालांकि उस पर भी सवाल उठते हैं, 2022 तक का भी बहुत टारगेट था, वो टारगेट आज भी अचीव नहीं हुआ, चाहे किसानों की आमदनी दोगुनी हो, चाहे हर आदमी के, गरीब आदमी के माथे पर छत का हो। लेकिन हम बात करते हैं, जैसे उन्होंने भ्रष्टाचार पर बात की, और भ्रष्टाचार पर बात करते हुए जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जिसमें उन्होंने कहा हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कीमत मुझे चुकानी पड़ती है। बाइट है तो हम प्ले कर सकते हैं, एक बाइट प्ले करते हैं जो भ्रष्टाचार पर बोला, और उसके बाद देखते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी कैसे लड़ रहे हैं और बीते 5 सालों में उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ रहे हैं। पहले जरा सुनते हैं मोदी जी को। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है, मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, बस अब यही जारी रहेगी। अब जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने जंग छेड़ी है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ तस्वीरें हम स्क्रीन पर दिखाते हैं। वैसे आंकड़े हैं कि बीते 10 सालों में 25 ऐसे विपक्ष के नेता जो अलग अलग दलों में थे, वो टीएमसी में थे, वो कांग्रेस में थे, वो एनसीपी में थे, ऐसे नेताओं को बीजेपी में शामिल किया गया। 25 बड़े नेताओं का, ये एक्सप्रेस की खबर सामने देख रहे हैं कि सिंस 2014 25 अपोजिशन लीडर्स फेसिंग करप्शन प्रोब स्विच टू बीजेपी, 23 गेट, मतलब 23 इसमें थे जिनको उससे मुक्ति मिल गई, मामला ठंडे बस्ते में चला गया 25 में से। और उन सबके चेहरे और नाम है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई संसद में है, सबके डिटेल लगातार हम लोग उस पर चर्चा करें। तो ये भ्रष्टाचार से किस तरह की लड़ाई है, जिसमें जो बीजेपी में शामिल हो जाए वो मुख्यमंत्री भी बन जाए, उसका ईडी भी पीछा छोड़ दे, इनकम टैक्स भी पीछा छोड़ दे, मामला ठंडे बस्ते में। स्क्रीन पर देखते जाइए। दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से अजीत पवार डिप्टी सीएम है, लगातार आप नाम दिखाते जाए, नारायण राणे, छगन भुजबल, सबके बायोडाटा है कि कैसे उनके खिलाफ केस चल रहे थे घोटाले में, और उसके बाद कैसे ईडी और सीबीआई जांच चल रही है, और उसके बाद भी एक तरह से अशोक चौहान जैसे राज्यसभा में आ गए मुख्यमंत्री थे, आदर्श घोटाले को लेकर उनके खिलाफ इतना हंगामा किया बीजेपी में। हेमंत बिस्वा का नाम तो इतनी बार आता ही है कि सीबीआई से ने पूछताछ की, जांच पेंडिंग है, ठंडे बस्ते में सीएम बन गए। तो ऐसे चेहरे बीजेपी में आकर मुक्ति पा गए या बीजेपी के वॉशिंग मशीन में आकर धुल गए। शुभेंदु अधिकारी, इनके नारदा स्टिंग और इनके बारे में तमाम सबूत उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी क्या करती थी, और वो उनके बारे में ये डिटेल सामने देख रहे हैं। ईडी ने क्लीन चिट दे दी। मुकुल रॉय, हालांकि मुकुल रॉय बाद में टीएमसी चले गए, लेकिन टीएमसी से बीजेपी में आए। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसी लड़ाई है इनके सिंह साहब? एक सेंटेंस और कहा कि इसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ेगा और मेरी छवि खराब की जा रही है। दरअसल हुआ ये कि मोदी के कार्यकाल के 10 साल में अडानी की संपत्ति 27 गुना बढ़ी, अंबानी की 5 गुना बढ़ी। तो जब कहा जा रहा है कि अडानी को आपने जो छूट दी है जिससे कि वो काला धन अपना वहां ले जाता है विदेश में और वहां से सफेद करके लाके और हायर रेट पे, जैसे कोल है तो आपको वहां से लेके कोल देता है और हायर रेट पे देता है, जब ये सब नेक्सस बताया जा रहा है तो मोदी जी को दिक्कत हो रही है, क्योंकि वही भ्रष्टाचार वाला जो वो है वो चिपकता है। इस साल जो चुनाव हुआ है इसमें ये चिपका है। जब राहुल गांधी ने लगातार कहा तो ये चिपका। मोदी जी का संकट ये है कि वो भ्रष्टाचार ये सब करते हैं, लेकिन जब वो पार्टी में आ जाता है तो साफ सुथरा हो जाता है। तो अब वो इसको भुला नहीं पा रहे हैं। अडानी का केस बड़ा सामने है कि अडानी की संपत्ति क्यों 10 साल में 27 गुना बढ़ी, और ये रिपोर्ट अभी ताजा आई है। तो हकीकत यह है कि मोदी का भ्रष्टाचार पे जो अपना एक था कि न खाने देंगे न खाएंगे, उसमें उल्टा हो गया। न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो ले आऊंगा जी। तो उसमें वो आप काउंटर कैसे करें? तो उन्होंने जो सेंटेंसेस कहे वो ये था कि एनार्की का मार्ग ये लोग ले रहे हैं, और ये हालांकि छुटपुट है, उनकी गोद में प्रकृति विकृति पल रही है।
विनाश के सपने देख रहे हैं। मतलब कि जो अडानी की बात कहे और कहे कि सेबी का चीफ तुम्हारा रखा हुआ अडानी वाले फर्म में जिसमें अडानी का शेयर लगा उसी में उसका भी लगा हुआ है और वही वो जांच कर रही है, तब आपके ऊपर आता है। तो इससे इसको आप कहते हैं कि राहुल गांधी देश के खिलाफ है, विकृति है, वगैरह वगैरह। तो असली बात तो यहां आके फंसी हुई है कि अब मोदी का वो चल नहीं पा रहा है, नहीं चल पा रहा है। तो आज उन्होंने इमोशन शोक्ड स्पीच दिया, बहुत उसमें इमोशन डाला कि मैं करता रहूंगा, मुझे जान भी चली जाए तो करता रहूंगा। ये सब तब कहता है आदमी जब लगता है कि ये पुराना वाला नहीं चल रहा है। तो मोदी ने आज वो सारी चीजें कही जो कि वो भ्रष्टाचार को लेके कह रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि मुझे इससे मेरी छवि को आचार है, दरअसल में वाकई आ रहा है। क्योंकि अब जब ये सेबी का आ गया है कि सेबी चीफ ने क्या क्या किया था और कैसे क्लीन चिट दिया अडानी को, तो ये देखने के बाद मोदी की अब ये आंच की लौ ज्यादा तेज हो गई है। तो मेरे ख्याल से ये भ्रष्टाचार का जो आपने इशू लिया उसपे असली बात ये है कि अब लग रहा है कि काउंटर हम कैसे करें। अच्छा, अडानी बड़ा बढ़िया अभी कहा था सुब्रमण्यम स्वामी ने कि अडानी मोदी ऐसे कईयों को जेब में रखता है, तो वो उनकी अपनी स्टाइल है कहने की। लेकिन हकीकत ये है कि ये सरकार अडानी के इशारों पे चल रही है वर्चुअली। नतीजा ये हो रहा है कि आपके वोट घट रहे हैं, परसेंटेज घट रहा है, कांग्रेस का बढ़ रहा है, अपोजिशन का बढ़ रहा है, जनता स्वीकार कर रही है और आपका ये चल नहीं पा रहा है। तो आज की स्पीच की अगर आप लबोलुब आप देखें तो मोदी को ये जो उनका बेस खत्म हो रहा है, स्वीकार्यता खत्म हो रही है मोदी की, उससे लेके मोदी चिंतित थे, जिससे उन्होंने तमाम ये तो इलेक्शन स्पीच थी वर्चुअली, जो इलेक्शन में उन्होंने बोला था ऑलमोस्ट वही था। मैं वही देख रहा था कि भाई कुछ नया हर बार करते, कोई वादा करते हो, कोई नया वादा करते हो, तो अब की बार आपने कुछ उस तरह का जो वो पहले करते थे कि एक नया कुछ निकाल दिया, पुराना वाला भूल गए। तो अब की बार वो नहीं था। जैसे कि आपका याद होगा कि किसानों की दूनी करना है, जब बरेली में बोला था तो उस समय चुनाव थे यूपी के। उसी तरह जब वो सबके जेब में, हर गरीब के जेब में जो 14 लाख रुपए आएंगे जब कहा था, वो छत्तीसगढ़ में कहा था और छत्तीसगढ़ में तब चुनाव थे, जनरल इलेक्शन तब कहा था। तो हकीकत यह है कि ये वादे करते, आज उन्होंने अनाउंस नहीं किया क्योंकि आज उनको तकलीफ दूसरी थी। मोदी की इमेज, वो जो इकबाल है वो खत्म हो रहा है, तो मोदी को उसको रिफर्बिश करना, उसको मजबूत करना, ये हाँ, जहां तक अभी सुनील जी ने कहा वो उसको हम थोड़ा विस्तार दे दें। जो ये इन्होंने कहा कि 70,000 देंगे, अब आप हकीकत समझ लीजिए कितनी लफाजी इस गवर्नेंस में होती है। 2017 में जेपी नड्डा उस समय भी स्वास्थ्य मंत्री थे, इसी पार्लियामेंट के फ्लोर पे उन्होंने नई स्वास्थ्य नीति बनाई। 6 साल लगे थे इसको बनाने, 4 साल लगे थे बनाने में, और 17 में ये नीति आई। 4 साल नहीं, 3 साल लगे थे और ये नीति लाई गई। उसमें वादा था कि हम अगले 4 वर्षों में जीडीपी का 2.5% स्वास्थ्य में खर्च करेंगे। आप जानते हैं उस योजना के आने के बाद इस समय जीडीपी का कितना खर्चा होता है स्वास्थ्य पे? 1.29%। और ये भी सारे राज्यों का लेके है, राज्यों का और इनका लेके है। तो हकीकत ये है कि आप जो कहते हैं और जो करते हैं वो ठीक उसके उल्टा। जैसे कि आज उन्होंने रिसर्च का कहा 1 लाख करोड़ दिए, 1 लाख नहीं दिए हैं, 98,000 करोड़ दिए हैं, लेकिन हकीकत यह जितना पिछले बजट में था उतना ही था। अब ये जो है वो भारत की जीडीपी का 0.4% है, जबकि चाइना 2.5, और चाइना की इकोनॉमी हमसे करीब 3 गुना ज्यादा है। 2.5% वो खर्च करता है। चाइना की इस समय जो इकोनॉमी है हमसे 6 गुना ज्यादा है, और वो 2.5% खर्च करता है, जबकि हम 0.4% खर्च करते हैं। तो एक्चुअली पैसा दिया नहीं, अब वो क्या करेंगे, प्राइवेट को लाइसेंस दे देंगे कि तुम यूनिवर्सिटी खोलो, मेडिकल कॉलेज खोलो, उसमें एडमिशन करो, 1 करोड़ रुपया ले लो, कोई बात नहीं है। इसको मोदी कहते हैं कि 75,000 सीटें होंगी नहीं। हाँ, थोड़ा हम और कुछ विषय को इसमें ऐड करते हैं, चूंकि ये जो करप्शन वाला मामला है, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा मसला है।
इसलिए कि जब आप करप्शन पर एक करप्शन के अगेंस्ट क्रूसेडर की तरह बोलते हैं और देश भर में ये कहने की कोशिश करते हैं कि हमसे बड़ा करप्शन के खिलाफ चैंपियन कोई नहीं है, और इस तरह के जो वायरल होती है इस तरह की तस्वीरें पोस्टर बनाकर जो अपोजिशन पार्टियां या जो लोग भी मोदी के करप्शन के खिलाफ अभियान को एक्सपोज करने के लिए इस तरह के पोस्टर्स बनाते हैं जिसमें वो सारे चेहरे दिखते हैं सुनील जी, तो वो सारी चीजें उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं तो लगता नहीं है जो जैसे वो कह रहे हैं कि मैं ईमानदारी से लड़ रहा हूं और ईमानदारी से लड़ता रहूंगा और इससे मेरी प्रतिष्ठा को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं है। तो भाई आपकी प्रतिष्ठा को कीमत तब नहीं चुकानी पड़ती है मोदी जी, जब आप अजीत पवार को, जिनके खिलाफ 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले के लिए प्रवचन देते हैं, भाषण देते हैं, रैलियों में कहते हैं चक्की पिसिंग जैसा भाषण देवेंद्र फडणवीस देते हैं, पूरी लड़ाई लड़ते हैं और उस अजीत पवार को अपने साथ लाकर आप डिप्टी सीएम बना लेते हैं। आपको ये तब आपकी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं आती है जब किसी के खिलाफ, हेमंत बिस्वा के खिलाफ अमित शाह जैसे नेता कैंप करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बाद में आपकी पार्टी में आते हैं, आपके लाडले सीएम है। आपकी प्रतिष्ठा पर तब दांव नहीं लगती है जब अलग अलग दलों से नेताओं को ले आते हैं, जिसमें प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता है, जिसमें अशोक चौहान जैसे नेता, जिनके खिलाफ आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में करप्शन के खिलाफ बीजेपी ने क्या नहीं किया, उनको अब राज्यसभा में ले आते हैं। नवीन जिंदल कोल स्कैम में नवीन जिंदल के खिलाफ क्या नहीं किया, उनको सीधे लाते हैं पार्टी में और उसके बाद करनाल से उनको टिकट दे देते हैं, सीधे सांसद बनाने का रास्ता बुलंद करते हैं। ऐसी लंबी लिस्ट है जिस पर हम लगातार बात करते रहे। तो ये दो मुंहेपन का कौन सा चेहरा है कि आपका कौन सा कन्विक्शन है कि आप ये बोलते भी हैं गर्व के साथ कि मेरी प्रतिष्ठा को कीमत चुकानी पड़ी है भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जैसे लड़ रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी ने लगाए और वो चेहरे हैं जो आप बीजेपी के पाले में एक मुकुल रॉय बीच में छोड़कर चले गए। तो कैसी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं तब तक जब तक वो विपक्ष का नेता आपके पाले में ना हो। सुनील जी, सवाल है कि अगर आप कहेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा कन्विक्शन है, करेंगे कुछ नहीं आप, तो स्वाभाविक है कि आपकी प्रतिष्ठा गिरेगी। आपने मिजोरम में क्या कहा था? मिजोरम की सरकार को आपने कहा, संगमा साहब की सरकार को आपने कहा कि देश की भ्रष्टतम सरकार है ये, और आप उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बना ली विधानसभा चुनाव के बाद। आप ये लिस्ट, और दूसरी चीज आपने बताया, ठीक है आपने लोग अपने साथ शामिल किया। पिछले 10 सालों में किसी बड़े भ्रष्टाचारी को आप सजा दिलवाने में कामयाब हो गए, उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने में आप कामयाब हो गए। जो लोग आपके सामने जिनके नाम पर भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ईडी और सीबीआई जो बड़ी जांच एजेंसियां थी, उनका दुरुपयोग की स्थिति हो गई कि आप अपनी पार्टी को बढ़ाने का माध्यम आपने बना लिया। ये तो भ्रष्टाचार से लड़ना नहीं हुआ। आप स्वतंत्र रूप से एजेंसियों को काम नहीं, इतना कंप्रोमाइज आपने कर दिया है कि वो केवल और केवल सत्ता की पोषक बनकर रह गई है। कैसे बनेगा? कैसे नहीं? आपकी प्रतिष्ठा क्यों नहीं प्रभावित होगी? आपकी इमेज क्यों नहीं डाउन होगी? जिनको आप हमेशा गाली देते रहे, उनके खिलाफ भी आपने कौन सी कार्रवाई कर ली? सत्ता में आने के बाद तो आपने जो किया सो किया। जिनको सत्ता में रहने के पहले, 2014 के पहले जिनको आप भ्रष्टाचारी बताते रहे हैं, क्या किया आपने? आपने कांग्रेस के नेताओं को, आपने 50 घंटे 52 घंटे कांग्रेस के नेताओं को उसे पूछताछ आपने करवाई। क्या हो गया उस जांच का? आप कुछ तो बताएंगे। शरद पवार को ईडी ने नोटिस दिया, शरद पवार जब गए ईडी के पास, उस जांच का हुआ क्या? ये सवाल आप एनसीपी को नेचुरल करप्ट पार्टी आपने कहा था, और केवल हमारे आपके कान में नहीं कहा था, खुले आसमान के नीचे आपने कहा था। क्या हुआ उसका? उस पार्टी को आपने तोड़ा। जितने लोगों को आप लेकर के आए, जो सरकार आपकी चला रहे हैं महाराष्ट्र में, वो तो उसी नेचुरल करप्ट पार्टी के लोग हैं जिनको आपने ये संज्ञा दी थी। और उसके बाद भी अगर आप ये कहेंगे कि साहब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी में कि जो मूल रूप, ये तो आयातित लोग हैं, जो आपके साथ पहले से ही लोग हैं, उनके खिलाफ का कोई आरोप किसी जांच की बात नहीं बनती। आपके सरकार के खिलाफ झारखंड की सरकार ने या वहां के लोगों ने जो आरोप लगाया था, रघुवर दास के खिलाफ कितने कितने आरोप लगे, आपने उनको राज्यपाल बना दिया। कभी आपने जांच की पहल की क्या? सरयू राय ने क्या क्या नहीं आरोप लगाए थे रघुवर दास के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ, वहां के सरकार के नेताओं के खिलाफ क्या किया आपने? कौन सी आपने जांच करा ली? विपक्ष के नेताओं ने, अब ताजा तरीन जो बात आ रही है ये सेबी की बात, आप संरक्षण दे रहे हैं। सवाल यह है कि अगर आप ये कहते हैं कि बेनामी कंपनियों से को हम चलने नहीं देंगे, आपने सीना ठोक करके दावा किया था कि इतने लाख कंपनियां हमने सेबी जो है बेनामी कंपनियों को हमने बंद कर दिया,
ये सम्मानित अरुण जेटली साहब ने कहा था। और उन्हीं बेनामी कंपनियों में उसी संस्थान का प्रमुख पैसा निवेश करे जिसमें जिस कंपनी का था पता नहीं है, और जो वो लोग भी निवेश कर रहे हैं जो बेनामी कंपनियों के आरोपी हैं, और उसके बाद भी आप उनके बारे में बात नहीं करना चाहते। सवाल यह है कि भ्रष्टाचार दूर करने के नाम पर अगर आप भ्रष्टाचार को, सेबी चीफ पर आरोप है कि अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट किया, वो चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल के नाते किया, 2017 के पहले किया, लेकिन वहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हिंडनबर्ग के खुलासे हैं जिनमें उनके पति धवल बुच की हिस्सेदारी है अडानी और उनके सेम कंपनी में, ऑफशोर कंपनी में। तो भाई बहुत सारे लोगों का मानना है कि ऐसे केस में सेबी चीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए था, और वही सेबी उसकी जांच कर रही है। वो कहते हैं ना, शेर है मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो जिसको जांच करनी है और उसी पर आरोप है। पहले तो उनको उस जांच से अलग हो जाना चाहिए था। आप जब आरोप लगे हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। और ये ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया। 2014 में मोदी जी की सरकार सत्ता में आती है। 2015 में मैडम माधवी बुच जी अपने जो शेयर है अपने पति के नाम ट्रांसफर करती हैं, और 2017 में वो सेबी की सदस्य हो जाती है। उसके बाद भी ये केवल एक कागज पर है, उसके बाद भी जो रिडम्पशन होता है वह मैडम माधवी बुच के अपने ईमेल से होता है। वो उनका ईमेल और उनके जो दावेदारी है वो उन्हीं की बनी हुई है। तो कैसे कह सकते हैं कि आप उस लेन देन से आप अलग है। दूसरी चीज कि अगर आप निवेश के विनियमन के तरीके को प्रभावी नहीं रखेंगे तो भ्रष्टाचार को तो ही बढ़ावा है, दूर कहां कर रहे हैं आप। तो एक तो हुआ भ्रष्टाचार की बात, चूंकि हर मसले पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। दूसरी बात, जब इसी पर भ्रष्टाचार की बात करते हुए वो एक तरह से, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी इशारों में विपक्ष की बात हमेशा करते हैं, जब वो कहते हैं कुछ लोग हैं या कुछ लोग होते हैं जो प्रगति नहीं देख सकते, भारत का भला नहीं सोच सकते, ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोगों से बचना होगा। वो निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग हैं। ये बयान है तो मैं चाहता हूं सुने, और उसके बाद एनके सिंह साहब और सुनील जी दोनों से बात करें कि क्या मकसद है। क्या आपकी आलोचना करने वाले लोग, आपकी नीतियों का विरोध करने वाले लोग, आप पर सवाल उठाने वाले लोग निराशा की गर्त में डूबे हुए विकृत मानसिकता के लोग हैं? जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मोदी जी। हम संकल्प के साथ तो बढ़ तो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला न हो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। ऐसी विकृत मानसिकता से भरे हुए लोगों की कमी नहीं होती है। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। वे निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग हैं। ऐसे मुट्ठी भर निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, जब उनके गोद में विकृति पलती है तब वो विनाश का कारण बन जाती है, सर्वनाश का कारण बन जाती है, एनार्की का मार्ग ले लेती है, और तब देश को इतनी बड़ी हानि हो जाती है जिसकी भरपाई करने में हमें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे जो छुटपुट निराशावादी तत्व होते हैं, वो सिर्फ निराशा इतना नहीं है, उनकी गोद में विकृति पल रही है। ये विकृति विनाश के, सर्वनाश के सपने देख रही है, ताने बाने जोड़ने की प्रयासों में लगी हुई है। अब ये प्रधानमंत्री मोदी अगर कह रहे हैं कि विकृत मानसिकता वाले ऐसे लोग हैं जो निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं, मुट्ठी भर ऐसे लोगों की गोद में विकृति पलती है जिसकी वजह से देश में हानि हो रही है, ऐसे निराशावादी तत्वों की गोद में विकृति पल रही है, विनाश और सर्वनाश के ये लोग सपने देख रहे हैं। ये किसके लिए कह रहे हैं मोदी? क्या वो लोग जो मोदी सरकार की नीतियों पर आलोचना करते हैं, जो रोजगार के सवाल उठाते हैं,
ये करोड़ों लोगों को रोजगार मिलने की जगह बेरोजगारी का जो आलम है उस पर सवाल उठाते हैं, पेपर लीक पर सवाल उठाते हैं, महंगाई पर सवाल उठाते हैं। आपने जो 2014 के पहले तमाम हवाई सपने दिखाए, मुंगेरी लाल के सपने दिखाए, वो सपने पूरे नहीं हुए, उस पर सवाल उठाते हैं। आपकी सरकार की विफलताओं पर सवाल उठाते हैं। आपने स्मार्ट सिटी के सपने दिखाए, यहाँ एक बारिश में हर शहर पानी में डूब जाता है, यहाँ दिल्ली शहर में बच्चों की मौत हो जाती है, क्या उस पर सवाल उठाए? वहां कौन लोग हैं जो मानसिक विकृति के शिकार हैं? वो लोग सवाल उठाते हैं जो पेपर लीक पर सवाल उठाते हैं, वो लोग जो महिला सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं, वो लोग जो आपकी सरकार ने बीते 10 सालों में आपकी सरकार की नाकामियां हैं उस पर सवाल उठाते हैं। वो सवाल उठाने वाले लोग क्या निराशावादी हैं, मानसिक विकृति का शिकार हैं? और क्या इतने आशावादी हो जाएं कि मान लें कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और देश में राम राज्य है, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है, कहीं कुछ घपला नहीं है, कहीं कुछ घोटाला नहीं है, सब व्यवस्था सुचारू रूप से है, हर घर में छप्पर फाड़ कर रोजगार, नौकरी और पैसे बरस रहे हैं, आटा दाल चावल सब इतना सस्ता हो गया कि सबके घर में बोरियां भरी है, तेल इतना सस्ता है कि हर तेल की गंगा बह रही। क्या कहें जिससे निराशावादी ना हो? निराशावादी होना क्या होता है? आपकी नीतियों पर सवाल उठाना निराशावादी होना कैसे है? और अगर सवाल उठाने वाले लोग निराशावादी नहीं हैं और तो किसके लिए मोदी कर रहे हैं? और विकृत मानसिकता क्या होती है? विपक्ष का क्या काम होता है? प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी जब विपक्ष में थी तो कैसे संसद से सड़क तक उस समय की सरकारों का विरोध करती थी, चाहे जब भी विपक्ष में पार्टी रही हो। तो क्या ये पार्टियां विकृत मानसिकता की होती है? क्या कहना चाह रहे हैं मोदी? सिंह साहब, बैटरी कनेक्ट करो। सिंह साहब, आपने सुना? हाँ, ये मेरा माइक असल में बंद था। मोदी जी ऐसे भाषणकर्ता को अगर समझने के लिए हमें, जो हम लोग इतने 45 साल से एनालिसिस कर रहे हैं पॉलिटिकल, हम लोग को समझने में दिक्कत नहीं है और जनता को भी। मोदी जी बहुत अच्छा भाषण देते हैं और जहां चाहते हैं वो मैसेज दे लेते हैं। तो इसमें कहना नहीं है कि आपकी बार जो चुनाव में चूना लगा है, ये उन लोगों को कह रहे हैं, किसी राहुल गांधी को कह रहे हैं, किसी ममता बनर्जी को कह रहे हैं, किसी अपोजिशन को कह रहे हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मोदी जी ऐसा एक्सपर्ट अपनी बात पूरी जहां चाहता है वहां पहुंचा देता है। तो मोदी जी ने इस पे किसको कहा ये तो समझ में आ जाता है। अब मुश्किल ये है कि मोदी जी ने अगला जो सेंटेंस नहीं कहा वो ये था कि तो फिर ये विकृत मानसिकता के सिर्फ राहुल गांधी और ये अपोजिशन नहीं है, वो 14-16 करोड़ लोग जो वोट दिए हैं मोदी जी के खिलाफ, इनको वो भी तो विकृत मानसिकता के हैं। सवाल इतना नहीं मोदी जी, आपका वोट परसेंटेज कम हुआ इस साल इस चुनाव में, लेकिन उनका कांग्रेस का जो विकृत मानसिकता थे 2%, 2.5% बढ़ गया। तो जो उनका बढ़ा है, तो ये जो जनता ने वोट दिया है, अगर आपको 23.5 करोड़ मिले हैं तो 14 करोड़ कांग्रेस को भी मिले हैं। तो ये विकृत मानसिकता वाले थे। आपको वोट न दे तो वो विकृत मानसिकता है। तो मोदी जी दरअसल वो 14 करोड़ से उलाहना दे रहे हैं कि तुम लोग सब लोग विकृत मानसिकता वाले हो, निगेटिव वाले हो। यूपी में ही 43 सीटें इंडिया गठबंधन को यूपी की जनता ने दे दिया। फैजाबाद लोकसभा की अयोध्या से हरा दिया। बनारस में मोदी जी को 1.5 लाख की मार्जिन से जीतना पड़ा, संघर्ष कर रहे थे। तो और ये जो 43 सीटों पर जनता ने वोट देकर बीजेपी को खारिज करके सपा और कांग्रेस को जिताया, क्या वो जनता भी विकृत मानसिकता की? सही आपने कहा, 235 सीटें इंडिया गठबंधन को जिस जनता ने दिया, वो भी विकृत मानसिकता की है। और जब मोदी जी कहते मुट्ठी भर लोग, अरे भाई साहब मुट्ठी भर लोग कैसे हैं? 250 सीटें विपक्ष ने लगभग जीती, अगर सब मतलब गैर बीजेपी गैर एनडीए सब मिला के जोड़ ले तो क्या होता है विकृत मानसिकता? असल में ऐसे भाषणों में वन वे ट्रैफिक होता है, इसीलिए मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, क्योंकि तब ये सारे आंकड़े चले जाएंगे। तो हकीकत यह है कि मोदी जी ने आज सिर्फ वो जो कहते हैं कि गाली देना, तो गाली सिर्फ विपक्ष को नहीं दी है, जनता के एक बड़े सेक्शन को दी है, जो जिसने उसको वोट नहीं दिया है, जो उनको वोट नहीं दिया है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये भड़ास निकाल रहे थे। विकृत मानसिकता दरअसल उनके उसमें है कि हमें भी कोई हरा सकता है। क्या बनारस में भी 1.5 लाख वोट से हम जीतेंगे? ये हुआ क्या है? तो मोदी जी बेचैन है इसको लेके, और ये उसकी वजह से ये भ्रष्टाचार वगैरह जो कह रहे हैं। अब देखिए भ्रष्टाचार में होता क्या है। मोदी जी के भ्रष्टाचार का जो ये गवर्नेंस पे है, इसको थोड़ा गहराई से समझना होगा। भ्रष्टाचार 2 तरह के होते हैं डेवलपिंग सोसाइटीज में।
पे ऑफ सिस्टम एंड शेक डाउन सिस्टम, या इसकी दूसरी भाषा में कोल्यूसिव एंड कोएर्सिव। जो अडानी कर रहा है वो कोल्यूसिव फॉर्म ऑफ करप्शन है, जिसमें स्टेट का प्रश्रय होता है, सेबी चीफ भी उसी का होता है, मोदी जी बनाते हैं, और मोदी जी का इतना बड़ा वो दबाव होता है कि कोई अफसर उसको कह नहीं पाता है कि साहब इनका हमने अकाउंट चेक किया था, क्योंकि जब ये दिया गया होगा तो सेबी ने अकाउंट चेक किया होगा और पता लगा होगा कि ये मनी ट्रांसफर हुआ है, और 15 में लिया था, 17 में किस तरह से जब पहली बार वो आई मेंबर बन के, तब उन्होंने कैसे हस्बैंड के नाम और उसके बाद रिडीम किया 15 दिन बाद, और इस सब की इंक्वायरी उन्होंने खुद की। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बनाई थी उसने कहा सेबी हैज हिट द वॉल। सेबी एक अंधे मोड़ पे आके खड़ा हो गया है। सेबी अंधे मोड़ पे नहीं खड़ा था, ऊपर सत्ता का प्रश्रय था, तो उसने कहा साहब हमें नहीं मिला, ये तो पता नहीं इधर से उधर चला गया, उधर से उधर चला गया, समझ में नहीं आ रहा, एंड वी हैव हिट अ वॉल। ये सेबी का स्टेट था। तो हकीकत ये है कि ये कोल्यूसिव फॉर्म ऑफ करप्शन है, इसको जनता समझ नहीं पाएगी जब तक हम लोग मेहनत ना करें और इसको उखाड़ के अंदर से देना। मोदी जी का सक्सेस का यही कारण है। अभी तक मोदी जी उड़ गए होते, लेकिन जो ये फॉर्म ऑफ ये कोल्यूसिव है, कोएर्सिव नहीं है। इस करप्शन में आप दबाव डाल के सिर्फ उतना ही डालते हैं कि पॉलिटिकल लीडर आपके खाते में उसमें आ जाए, पाले में आ जाए, सिर्फ वहीं तक ये कोएर्सिव करप्शन है, जिसमें ईडी इनकम टैक्स रेड करेगा, सीबीआई रेड करेगा, और गर्दन पकड़ के गया बोल आता है, और वो जब चला आएगा तो वो केस विड्रॉ हो जाएंगे। अभी महाराष्ट्र का एक केस विड्रॉ हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बड़ा छोटा सा पोर्शन है जो आपने अभी दिखाया, ये कोएर्सिव फॉर्म ऑफ करप्शन है। अदरवाइज अब जैसे देखिए, कहा जाता है कि महंगाई बढ़ती है तो ये अनडिक्लेयर्ड इनडायरेक्ट टैक्स है। महंगाई कितनी खूबसूरती से महंगाई बढ़ा के आप जीएसटी में जबरदस्त कलेक्शन कर देते हैं, फिर उसके बाद उसको रोकने के उपक्रम नाटक करते हैं। तो उसी तरह ये करप्शन है जो कोल्यूसिव फॉर्म ऑफ करप्शन है, जिसमें कि अडानी और मोदी मिले हुए कहीं दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो स्टेट पॉलिसीज इस तरह की होंगी जो अडानी को ही फायदा करेंगी, और नतीजा ये होगा कि अडानी की संपत्ति 27 गुना 10 साल में, आप सोचिए अडानी ने ऐसा क्या किया होगा कि 27 गुना बढ़ जाए। तो सिर्फ इसके पीछे ये है कि तुम अपना बढ़ाओ, हमें उसमें मदद करो चुनाव के लिए, और पूरे जो पॉलिसीज होती है उसमें हम तुम्हें इस तरह का कर देंगे कि तुम दिन दुना रात गुना दूधो ना आओ तो फलो, ये वाला उन्होंने कर रखा है। जी जी। हम वापस उसी सवाल पर एक बार, सुनील शुक्ला, विकृत मानसिकता, कि विकृत मानसिकता वाले कौन लोग हैं? आप लोग भी विकृत मानसिकता वाले हैं, हम लोग भी हैं, कहेंगे निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग हैं, ये मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जिनकी गोद में विकृति पलती है, और हम ही हैं कि देश के कर्णधार हैं, हम ही हैं कि देश को 2047 तक समृद्ध भारत, विकसित भारत बनाने का सपना देखते हैं, और जो लोग हमारी आलोचना करते हैं वो सिर्फ विनाश और सर्वनाश के सपने देख रही। भाई, इस देश का विनाश और सर्वनाश का सपना कौन देखेगा और क्यों देखेगा? कौन इस देश का आदमी होगा जो इस देश से कम मोहब्बत करेगा मोदी जी से और किसी कथित राष्ट्रवादी से जो स्वयंभू राष्ट्रवादी है? क्या कहना चाह रहे हैं मोदी जब विकृत मानसिकता वाले लोग देश की प्रगति नहीं देख रहे हैं? किसके लिए कह रहे हैं? जो लोग इस देश में बने हुए IIM, IIT, भाखड़ा नंगल बांध, तमाम कल कारखानों को की प्रगति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वो विकृत मानसिकता के लोग हैं। जिस जो आधार भूमि तैयार की गई इस देश की प्रगति के लिए, जो हरित क्रांति की गई इस देश में, जो दुग्ध क्रांति की गई इस देश में, अगर आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो आप विकृत मानसिकता के हैं। अगर जो लोगों को शिक्षित करने के प्रयास किए गए, लोगों के घर घर स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा देने की कोशिश की गई इस देश के अतीत में, अगर आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो आप विकृत मानसिकता के हैं। जो 100 साल, 50 साल, 150 साल के विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान है, अगर आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो आप विकृत मानसिकता के हैं। अगर आप शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों में जो पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में अगर आप अपना निवेश घटाते चले जाएंगे, अगर बजट आवंटन घटाते चले जाएंगे, निश्चित रूप से आप विकृत मानसिकता के हैं। विकृत मानसिकता के वो लोग हैं जो देश में हुए विकास को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये तथ्य है। ये कौन से लोग हैं?
अगर अगर कोई विकास हुआ है, अगर आपने इस देश की जीडीपी, महंगाई बढ़ा देंगे यार, महंगाई बढ़ाने के बाद अगर आप कहें कि साहब जीएसटी का कलेक्शन इतना हो गया, ये विकास है? लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, लोगों के जीवन में सुधार नहीं होगा, किसान 1 साल तक आंदोलन करेगा कि हमारी उपज की कीमत दी जाए, और उसके बाद कहेंगे हमने विकास किया है। आप खाद की बोरी की जो मात्रा है उसको घटा देंगे, आप बिजली की कीमतें बढ़ा देंगे, आप कहेंगे कि उसके बाद भी कि साहब हमने विकास किया है। किस विकास की आप बात कर रहे हैं? अगर विकास होता तो इस तरह की बेचैनी क्यों लोगों के मन में होती? जनता के पीछे खड़ी होती? कोई विकास करने वाले लोगों के साथ कभी जनता मैं थोड़ा सा इसमें करूं, ये भी कहना कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ, ये भी गलत है। ये मैं नहीं कर रहा। ना 10 साल सरकार रहेगी तो सरकार तो काम करेगी भाई। सरकार काम करने के लिए चुनी जाती है। आपका अरबों का आपका बजट है, हर साल आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे, वो करेंगे ही। ये अलग बात है, सही आप करें। जब आप कहें कि पूर्वांचल एक्सप्रेस बना तो विकास है, और आज से 13 साल पहले मायावती ने नोएडा से आगरा बना दिया तो विकास नहीं था। आगरा से अखिलेश यादव ने लखनऊ बना दिया 8 साल पहले तो विकास नहीं था। लेकिन योगी जी, मोदी जी के राज में पूर्वांचल बन गया तो विकास है। दरअसल यह है कि पहले कुछ नहीं हुआ और जो हुआ हम ही कर रहे हैं। वो प्रवृत्ति है कि भारत में जो हुआ 2014 के पहले हुआ, पहले तो कुछ हुआ ही नहीं। जिस आईएम के बच्चे आज पढ़ के कहीं जा रहे हैं, जिस एम्स में इलाज हो रहा है, वो सब कब का बना है? ये बात आप सही कर रहे हैं। लेकिन ये प्रवृत्ति जो मोदी जी की है, सुनील शुक्ला जी, कि आप आलोचना को विकृत मानसिकता, मुट्ठी भर लोग, निराशा की गर्त में डूबे लोग, भारत का विनाश चाहने वाले लोग, भारत का सर्वनाश चाहने वाले लोग, और हम ही एक हैं जो भारत का विकास चाहते हैं, विकसित भारत का सपना देखते हैं। हमारा अंग अंग, पोर पोर, कोर कोर, छन छन, सब चीज भारत के लिए। दिक्कत यहां है। नहीं, स्वाभाविक सी बात है। अगर आप जो कह रहे हैं उसको करते हुए आप देखिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। आप सवाल है कि अगर आप कहते हैं कि विकास के लिए हम समर्पित हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं इस बात को, लेकिन पिछले 10 साल में वो समर्पण कहां दिखाई पड़ा? हमको तो एहसास होगा ना, इस देश के नागरिक हैं। और जो लोग आपके समर्पण को ठकोसला बताते हैं, जो इसकी आलोचना करते हैं, आप उनको विकृत मानसिकता वाले बताएंगे, उनको आप हीन मानसिकता के लोगों को बताएंगे। ये कैसे लोग स्वीकार कर लेंगे? सवाल है कि अगर आप अपनी विफलताओं को छिपाने की कोशिश सामने वाले की आलोचना से करना चाहते हैं तो संभव नहीं है। 10 साल में आपको अपनी उपलब्धियों की बात करनी पड़ेगी। आपको दूसरे सामने वाले की आलोचना करके आप अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। 10 साल में अगर आपने किया है, आप उसका उल्लेख कीजिए कि हमने देश को कहां पहुंचा दिया। आज भी इस देश में 100 बड़े शिक्षण संस्थानों, 100 बड़े चिकित्सा संस्थानों की बात होती है, तो क्या एक भी ऐसा संस्थान है जिसको पिछले 10 सालों में स्थापित किया गया? आप कहते हैं कि शोध की बात कर, क्या कोई भी समाज बिना शोध के आगे बढ़ सकता है? किया क्या आपने कि शोध का पैसा आपने घटा दिया? अल्पसंख्यकों को मिलने वाली जो शिक्षा की राशि थी उसको आपने खत्म कर दिया। क्या उस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनका योगदान नहीं होगा इस देश में? अगर सवाल है कि आप जो कह रहे हैं अगर आप करते हुए दिखाई पड़ेंगे, मैं नहीं मानता कि एक आदमी भी उससे असहमत होगा, या जो आपकी आलोचना करेगा उसके पीछे लोग खड़े हो जाएंगे। तथ्य यह है कि आप कह कुछ रहे हैं और होता हुआ कुछ दिख रहा है। लोग जल्दी जल्दी बाकी पहलुओं पर भी बात करें। एक जो महिला सुरक्षा का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया, और महिला सुरक्षा का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 के 15 अगस्त को भी किया था। ठीक जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी 2022 में महिला सुरक्षा, नारी सम्मान और कैसे हम सब लोग नारी का सम्मान करें ये जिक्र कर रहे थे, उसी दिन 22 अगस्त 2022 15 अगस्त को गोधरा जेल से 11 उन दरिंदों को छोड़ा गया था जो बिल्किस बानो के दोषी थे, कन्विक्टेड थे, और गुजरात सरकार की सजा माफी नीति की आड़ में उन्हें छोड़ा गया, उन्हें उनका मुंह मिठा कराया गया, उन्हें माला पहनाया गया, ठीक उसी समय जब प्रधानमंत्री मोदी इधर लाल किले से भाषण दे रहे थे। तो ये कथनी और करनी का फर्क है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से क्या कहा, जरा सुनिए, फिर उस पर भी बात करते हैं। सुनिए। किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को
गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। ये सुना अपने प्रधानमंत्री मोदी कितने चिंतित थे, और वो कह रहे हैं कि राक्षसी कृत्य करने वालों को सख्त सजा हो, फांसी की सजा हो, डर पैदा हो उनके भीतर। ये बहुत जरूरी है समय की मांग कि भाई आप जब कहते हैं कि राज्य सरकारों को इस मामले में देखना चाहिए, राक्षसी कृत्य वालों को सख्त सजा मिले, फांसी मिले, इसे गंभीरता से लेना होगा, पाप करने वालों के मन में डर पैदा करना जरूरी है, वक्त की मांग है उनको ऐसी सजा मिले, उसकी व्यापक चर्चा हो, डर पैदा करना जरूरी है। तो सवाल उठता है वही कि ये डर पैदा कौन करेगा, और ये सजा मिले और वो सजा सुनिश्चित हो, ये कौन तय करेगा कि सजा माफी नीति के तहत वो छूट न जाए। और जब मोदी जी राज्य सरकारों का जिक्र कर रहे थे तो क्या वो भूल जाते हैं, जो मैंने पहले भी कहा, कि उनके राज्य में, उनके गृह राज्य में जहां उनकी पार्टी की सरकार है, उस पार्टी की सरकार के रिकमेंडेशन पर, केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्रालय के रिकमेंडेशन पर, या कहें अनुशंसा पर या क्लियरेंस पर, उन 11 दरिंदों को गोधरा जेल से छोड़ा गया था 2022 में, जो बिल्किस बानो के दरिंदे थे। बलात्कार किया, गैंगरेप किया, हत्या की, कई लोगों की हत्या, और कन्विक्टेड थे। और उसके बाद क्या हुआ, लोग कहते रहे कि गलत है, उन्हें फिर से जेल भेजा जाना चाहिए, गुजरात सरकार ने गलत फैसला किया, और बीजेपी सरकार कान में तेल डालकर सोई रही। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उन 11 दरिंदों को फिर से वापस ठेलकर जेल में भेजा। यह गुजरात की बात है। छोड़ने वाले लोग गुजरात सरकार के लोग, स्वागत करने वाले लोग राइट विंग के लोग, जिन्होंने फूल माला पहनाया, मुंह मीठा कराया, और आज मोदी जी फिर महिला सुरक्षा पर भाषण दे रहे हैं। यूपी में क्या होता है, हाथरस में एक रेप की शिकार एक बेटी को आधी रात को पुलिस जला देती है। अलग अलग राज्यों की घटनाएं हमारे सामने, लेकिन आज मोदी जी क्यों बोल रहे हैं? पॉइंट ये है, मोदी जी ने आज इसलिए जिक्र किया क्योंकि बंगाल में एक घटना हुई है, हिंसक बर्बर दरिंदगी वाली घटना। एक डॉक्टर बेटी के साथ रेप हुआ और उसकी बर्बरता से उसकी हत्या की गई हॉस्पिटल में, और उसके बाद से बवाल मचा है। हम लोगों ने भी उस पर सवाल उठाए हैं, हम लोगों ने भी लगातार आवाज बुलंद की कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से। अगर लीपापोती हुई अस्पताल प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, उन सब की भी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। फिलहाल अब सीबीआई को जांच दे दी गई। तो मोदी जी जहां बंगाल की बात है वहां तो बोल रहे हैं, लेकिन जहां गुजरात की बात है, जहां यूपी की बात होती है, आज भी टॉप 3 में है यूपी क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, जहां बिहार की बात होती है। कल ही संजोग है, बिहार से खबर आई कि 14 साल की एक बेटी मुजफ्फरपुर में, उसके साथ गैंगरेप हुआ। जो गैंगरेप करने वाला आरोपी है उसने पहले परिवार वाले को धमकाया था, घर से जाकर उसके बाद बेटी को ले जाकर गैंगरेप किया, उसके प्राइवेट पार्ट पर हमले किए, जख्मी किया, और बुरी हालत में उसकी लाश मिली। लेकिन वो बिहार में एनडीए की सरकार है। तो जहां आपको पॉलिटिक्स करनी है वहां आप अचानक महिला अत्याचार और नारी सम्मान का जिक्र करते हैं, और जहां गुजरात और बिहार की बात आती है वहां क्या होता है, ये सब हम देख रहे हैं। सुनील शुक्ला जी, सवाल है कि बिल्कुल नारी सुरक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये जो महिला पहलवान बैठी हुई थी जंतर मंतर पर, वो महिला सुरक्षा का सवाल नहीं था, महिला स्वाभिमान का सवाल नहीं था। जो आरोपी थे, आपने क्या किया उनके लिए? जिन महिला पहलवानों ने उस मुद्दे को उठाया, उनके साथ आप कहां खड़े दिखाई पड़े? आज जब आप मुजफ्फरनगर की घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं, उस पर क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक शब्द बोला? उनके पार्टी के जो सहयोगी लोग हैं, लोजपा के लोग, जो वहां के स्थानीय सांसद और विधायक है, उन्होंने क्या एक शब्द बोला उस पर?
जब आप इनके सिंह जी को बहुत अच्छे से याद होगा, आपको भी याद होगा, एक मधुमिता शुक्ला हत्याकांड हुई थी उत्तर प्रदेश में। उन आरोपियों के साथ, उनके सजा याफ्ताओं के साथ आपका व्यवहार क्या है? क्या ये महिला सम्मान और महिला सुरक्षा के सवाल नहीं है? अरे कुलदीप सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद, कई नाम है। वही मैं कह रहा हूं, जो ये उन्नाव की घटना हुई, कुलदीप सेंगर के खिलाफ आपने कब कार्रवाई की? क्या सजा होने के पहले आपने कोई कार्रवाई की उनके खिलाफ? ये सवाल है कि आपको संदेश खाली दिखाई पड़ा बिना तथ्यों के, जबकि बात हो गई कि वो फैब्रिकेटेड था। आज निश्चित रूप से कोलकाता की घटना है, बहुत ही निंदनीय है, जघन्य है। उसके जो भी अपराधी है उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि एक पर आपकी निगाह जाएगी और 10 को आप छिपाने का प्रयास करेंगे, तो वो तो नहीं बनेगी बात। फिर तो ये नहीं संदेश जाएगा। अगर आप महिला पहलवानों की प्रतिष्ठा के साथ नहीं खड़े हो सकते, तो महिलाओं की सुरक्षा सम्मान का आपका दावा खोखला है, उसमें कोई दम नहीं है। सवाल है कि अगर आप विशिष्ट लोगों के साथ आप जो देश के स्वाभिमान है, अगर उनके प्रति आपका रवैया है और आप कहेंगे साहब विभूषण को अपना टिकट नहीं दिया, तो आपने उनके लड़के को दे दिया। उनको कमजोर करने के लिए, उनको सजा देने के लिए, उनको राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक बनाने के लिए तो कोई काम नहीं किया आपने। उनको अतिरिक्त उनकी ताकत को बहाल रखने की कोशिश की। जो पहले कहते थे, जो कहते रहे कि दबदबा रहा है, दबदबा रहेगा, उस नारे का समर्थक है। कैसे माने? विनेश फोगाट या साक्षी मलिक, ये लोग 36 दिन तक जंतर मंतर पर धरना देते रहे। वहां से 4 किलोमीटर दूरी पर प्रधानमंत्री निवास है। मिलना तो दूर, एक फोन करना या मिलने के लिए बात करना भी प्रधानमंत्री ने मुनासिब नहीं समझा। उस विनेश फोगाट ने अभी क्या किया ओलंपिक में, दुनिया ने देखा है। अलग बात है कि उसके साथ अनफॉर्चुनेट हुआ और वो गोल्ड लाते लाते रह गई, सिल्वर भी नहीं मिला। लेकिन उन बेटियों के साथ बेटियों ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया। अजीत जी, वो विनेश फोगाट का इस ओलंपिक में जो डिस्क्वालिफिकेशन है, उसमें भी सरकार जिम्मेदार है। सवाल यह है कि जब उसने क्वार्टर फाइनल, फिर क्वार्टर और सेमीफाइनल जीतने के बाद जब उसको अगले दिन फाइनल मैच खेलना था, तो उसके देख रेख की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? आप उसके निजी कर्मचारियों के ऊपर छोड़ के चले जाएंगे? इतनी बड़ी जो फौज फाटक गई थी यहां से, किस बात के लिए गई थी? स्वर्ण पदक विजेता एक खिलाड़ी के संभावनाओं के प्रति आपका कोई नजरिया नहीं होगा। क्यों कहें अब? और आप ये कहेंगे कि साहब विनेश फोगाट के जो अपने पर्सनल उनको देख रेख करने वाले लोग थे, उनके भरोसे हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया आपने? तो कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसके अपने निजी देख रेख करने वाले लोग नहीं है? क्यों गए थे आप? इतना बड़ा कंटीजेंट मैंने प्रबंधन को लेकर क्यों गया था? करोड़ों रुपए आपने क्यों खर्चा किया? हम वापस लौटते हैं आज के भाषण पर ही। हाँ सुनील जी, माफी चाहूंगा क्योंकि वक्त कम है। हम वापस आज के भाषण पर ही लौटते हैं प्रधानमंत्री के। एक तो ये महिला वाला मुद्दा था, दूसरा प्रधानमंत्री ने आज ये भी कहा क्या भारत का मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो लोगों ने सुझाव दिए जब उन्होंने विकसित भारत